अस्सलाम वालेकुम। वेव एफएम 96.6 की लहरों पर प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, करंट अफेयर्स में मेरी आपके साथ मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। करंट अफेयर्स में उमूमन ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है जो तवज्जो तलब भी हों और वक्त के मुताबिक भी हों। सो आज भी ऐसे ही मौजू का इंतखाब किया गया है जो बहुत अहम है। आज बेसिकली हम बात करेंगे जी एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो बज़ाहिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। आज उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, क्या मसाइल हैं, उन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। ये दोनों साइड्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कितनी अहम है और उसके साथ चीज़ें मज़ीद बेहतर कैसे हो सकती हैं। रिसेंटली अभी बजट अनाउंस हुआ है और हर दफ़ा यही कहा जाता है कि जी बजट में एजुकेशन का हिस्सा बड़ा मामूली सा होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या फ़र्क पड़ने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो नाकाफ़ी होती है, जिसकी वजह से सिर्फ बजट को ही फोकस किया जाता है। सो जनाब, इस तरह के बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें आज के शो में होंगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं 0334 19 66 966 पर। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को शो का हिस्सा बनाया जाता है और अपने मेहमानों के साथ हम उन मैसेजेस को, उन क्वेश्चंस को शेयर भी करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज वेव एफएम 96.6 और करंट अफेयर शो के पेज के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें देख भी सकते हैं, अपने पैगाम भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन मैसेजेस को भी शो का हिस्सा बनाया जाए। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आज करंट अफेयर्स में हमें ज्वाइन किया है खालिद हयात कुमोका साहब ने। खालिद साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के, और साथ में मौजूद हैं अली अहमद सियान साहब। अली अहमद सियान साहब जो हैं वो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद रीजन हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। जी, बहुत शुक्रिया सब। मैं डिस्कशन का आगाज़ सियान साहब आपसे करूँगा, चूँकि जब भी हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं पब्लिक सेक्टर पे, स्कूल एजुकेशन में, एक बड़े प्रॉब्लम्स में से एक अहम मसला तो ड्रॉप आउट रेशो है, जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके साथ बाकी कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि अगर हम उसको सॉर्ट आउट करें तो ये चीदा प्रॉब्लम्स हैं जिनको फौरी बुनियादों पर हल करना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 96.6 एफएम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आके कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में शायद पेरेंट्स, बच्चे या वैसे भी जो एजुकेशन से प्यार करने वाले लोग हैं वजाहत चाहिए उनको। तो बेसिकली ये दो तरह से हम इसको देखते हैं। एक वो मुश्किलात जो कि पब्लिकली ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुश्किलात हैं हमें, कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कर रही है, ये नहीं कर रही। और दूसरे जो मसाइल हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें खुद जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम चला रहे हैं लोग, जिसमें हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल दोनों की अगर हम बात करें तो उनके कुछ अपने भी इश्यूज़ हैं, जो कि उनके कुछ ग्रेट कंसर्न जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं या जो पेरेंट्स के साथ या पब्लिकली सारी चीज़ें इसमें हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज के दौर में गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल रन कर रहे हैं, इनके जो प्रॉब्लम में जो फौरी नज़र आते हैं, जो इश्यूज़ नज़र आते हैं, वो बहुत गंभीर नहीं है, हमारे सामने हैं, रोज़मर्रा हम उनको देखते हैं, लेकिन वो हमारी रेंज और पहुंच से बाहर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स का अदम दिलचस्पी का इजहार करना बच्चों की स्टडी के हवाले से, वो बड़े पैसिव हो गए हैं पहले से। दूसरे बच्चे जो हैं वो भी बड़े डिट्रैक हो गए हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास करके मोबाइल गेम्स और कई ऐसी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से फिर जब हम टीचर कम्युनिटी की बात करते हैं तो लामहल्ला टीचर कम्युनिटी के भी कुछ मसाइल वो कहते हैं जी कि हमें जो एक अच्छे तरीके से पे देनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो रही, और हमारे बहुत सारे मुतालबात हैं, ये वो वगैरह वगैरह, ये मसाइल हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर हम अपने लेवल पे हल करने की कोशिश करें, जिसमें हमारे स्कूल लेवल पे हमारे प्रिंसिपल्स हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर इसको देखा जाए तो हम इन बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको कवर अप भी कर सकते हैं। ठीक, और हम कर भी रहे हैं। तो इन मसाइल के ऊपर अगर हम जो दें जिसमें
मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अब तो बच्चे और पेरेंट्स जो हैं उनकी मुलाकात आपस में भी बहुत कम होती है, टीचर से होना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही। टीचर जो है वो पेरेंट्स को बुलवाते रहते हैं, उनकी हसरत रहती है कि बच्चे के वालिदैन हमारे पास हैं। वालिदैन के ये इशू है कि वो कहते हैं जी कि हम रोटी रोजी का काम करेंगे, बच्चों के पीछे आए, हमने तो आपके हवाले कर दिए, आप जाने, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी अब आपकी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम कुछ मसाइल की बात करें जिसमें गवर्नमेंट को आप देखते हैं या गवर्नमेंट के मामला हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम एजुकेशन की प्रमोशन के लिए काम ना करें। ठीक है। हर मिनिस्ट्री, हर गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस करती है। ड्रॉप आउट की आपने बात की, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उनके ऊपर बड़ा फोकस होता है और उसके ऊपर काम भी होता है। इस साल भी और हर साल की तरह इनरोलमेंट कैंपेन चलती हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। बिल्कुल सही। कभी ये एक जनरल सा स्केच है इसका जो हमारे मसले मसाइल हैं। सही है। अगर कोई इंडिविजुअली इनमें से कोई डिस्कस करनी होगी तो हम उसको बिल्कुल सही है। कुमार साहब, एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम जैसे अभी डिटेल में सियान साहब बता रहे थे हमें, अगर हम डिटेल में इनको देखें तो क्या हमें तफरीक करना ज़रूरी होगा कि जी पब्लिक सेक्टर को ये रोल प्ले करना है, प्राइवेट सेक्टर ये जिम्मेदारी उठाएगा, तब जाके एजुकेशन सिस्टम को हम हल करेंगे मसलों को? जी बहुत शुक्रिया। हाँ, असल में जो पाकिस्तान है इसमें तबकाती सिस्टम है, तबकाती निज़ाम तालीम है, 3-4 तरह के स्कूल्स हैं जो अपने अपने अंदाज में जो है ना वो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। एक पब्लिक सेक्टर है और दूसरी साइड पे अगर हम प्राइवेट तलीमी इदारों की बात करें तो एलीट इदारों में AO लेवल का सिस्टम है, वहाँ पे निज़ाम तालीम ज़रा और तरह का है। फिर उसके बाद आम जो स्ट्रीट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स वो हैं, वहाँ पे ज़रा डिफरेंट निज़ाम है। फिर उसके बाद हमारे मदारिस हैं जो दीनी मदारिस हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ तालीम सिर्फ फोकस किया जाता है दीनी तालीम पे और दुनियावी तालीम पे जिस तरह उन्हें और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से जिस तरह उन्हें तरजीह देनी चाहिए थी, अभी तक हमारे वो दीनी मदारिस उस अंदाज में उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। तो अगर हम मजमूई तौर पे सोचें तो इस वक्त तकरीबन कोई 6.5 से 6.5 करोड़ हमारे पास ऐसे नौजवान या ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग। ये हमारे पास एक ऐसा सरमाया है कि जो हम कह सकते हैं कि जो सबसे कीमती सरमाया है। ना गोल्ड इतना कीमती सरमाया हो सकता है, ना तेल इतना कीमती सरमाया हो सकता है जितने हमारे पास ये यूथ का सरमाया है। और पाकिस्तान उन खुशकिस्मत मुल्कों में शामिल है जिनके पास यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक फिगर के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक 30 साल से कम उम्र के जो बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी जो रेशियो है तकरीबन 60 से 65% परसेंटेज है जो इस एज के। और इतने यंग लोग, इतने एनर्जेटिक लोग दुनिया के आप किसी मुल्क को भी देखें नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस अंदाज में हमारी हुकूमतों को तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए, आपने बजट की बात की, बजट में जितनी रकम को मुख्तस करना चाहिए। हमारी हुकूमतों के अपने मसाइल हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अपने मसाइल हैं। डिफेंस पे बहुत सारा खर्च हो जाता है, डेवलपमेंट के कामों पे बहुत ज़्यादा, चूँकि पार्लियामेंटेरियन की डिमांड होती है कि हमारे हल्कों में ये काम करवाए जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, उन कामों पे पैसा ज़्यादा लग जाता है और एजुकेशन के लिए जितना पैसा मुख्तस किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाता, उतना नहीं होता। बिल्कुल सही। तो यूनेस्को कहता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क वो कम से कम 4% अपने GDP का जो है वो एजुकेशन पे खर्च करे। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान का अगर आप बजट को देखते हैं जो तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है तो ये ऊँट में ज़ीरे के मुतरादिफ होता है, तकरीबन 1.5 से लेकर 1.9 तक जानता है। मुख्तलिफ अदवार में या 3-4 थोड़ी सी जो फिगर है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, वरना तकरीबन इसी रेंज में हमारा जो बजट है। बिल्कुल सही। तो इतने बजट में अगर हम चाहें कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें बच्चों को, रिसर्च बेस्ड जो इदारे जो हैं वो कायम किए जाएं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वो नामुमकिन है। अब पब्लिक सेक्टर के सियान साहब बेहतर मसाइल समझते हैं।
वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने की ज़रूरत है। सही। और जो पार्लियामेंटेरियन को फंड्स दिए जाते हैं, अमूमन हमारी ये पार्लियामेंटेरियन की ये साइकी होती है कि हमें पैसा वहाँ पे खर्च करना चाहिए यहाँ से हमें वोट मिलता है। बिल्कुल सही। तो पार्लियामेंटेरियन का जो बजट होता है उनमें से बहुत कम पैसा जो है वह तालीमी इदारों पे जाता है। ठीक है। दूसरी साइड पे प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर जो मुनासिब फीस चार्ज करते हैं वो आप आमतौर पे मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का एक बच्चे पे जितना खर्च आ रहा है उतनी फीस लेने वाले जो प्राइवेट तलीमी इदारे में उन्हें कहता हूँ कि ये मुनासिब फीस चार्ज कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पहले भी हमारे पास जो अदाद शुमार थे कि उनके मुताबिक तकरीबन कोई 3500 रुपए से लेकर कोई 4500 रुपए तक पर स्टूडेंट पर मंथ हुकूमत पंजाब का जो है ना एक बच्चे पे खर्च आता है। अभी गवर्नमेंट पंजाब ने क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया और उसके मुताबिक उन्होंने तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने नवाज शरीफ एमिनेंट स्कूल्स और कॉलेजेस का इजरा किया जा रहा है। उसके लिए उन्होंने फी पैकेज रखा है 4500 से लेकर 5500 तक। बिल्कुल। यकीनन गवर्नमेंट पंजाब हो या हमारी वफाकी हुकूमत हो, चूंकि हमारा जो आइन है उसका जो आर्टिकल 25A है उसके मुताबिक उनकी आइनी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन दे। तो जितने भी सरकारी सेक्टर में जितने तालीमी इदारे काम कर रहे हैं ये फलाई काम कर रहे हैं। ठीक। अब अगर नवाज शरीफ एमिनेंट स्कूल पे इतना फी पैकेज उनके लिए रखा गया तो ज़ाहिर वो फलाई इदारे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे आती है कि अगर जितना गवर्नमेंट एक बच्चे पे खर्च कर रही है, बिल्डिंग्स उनके पास अपनी है, उनको इस लेवल पे कमर्शियल टैक्सेस जो है वो अदा नहीं करना पड़ते। अब दूसरी साइड पे प्राइवेट सेक्टर है जो मुख्तलिफ किस्मों के प्राइवेट जो हमारे कमर्शियल बेसिस पे टैक्स है वो भी हमें अदा करना पड़ते हैं। 95% ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें बिल्डिंग के रेंट भी अदा करना पड़ते हैं। फिर सियान साहब के साथ मैं रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का मेंबर, तो तकरीबन कुछ 3600 के करीब स्कूल हैं फैसलाबाद में, प्राइवेट स्कूल। उनमें से आज से मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन को 42 स्कूल ऐसे थे जिनका फी पैकेज जो 4000 रुपए से ज्यादा था। बाकी तमाम प्राइवेट स्कूल्स का जो फी पैकेज था वो उससे कम था। तो हम यूं कह सकते हैं कि यानी तकरीबन कोई ये 0.5% भी नहीं बनते जिनका फी पैकेज जो है वो गवर्नमेंट के स्कूलों से जो एक बच्चे पे खर्च आ रहा है उससे ज्यादा हो। तो फिर इन इदारों को फलाई इदारे अगर हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान डिक्लेयर करे और प्राइवेट तलीमी इदारों को जो कम फीस लेने वाले इदारे हैं इनको फैसिलिटेट करे, इनका जो फीमेल स्टाफ है उनके लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव रखे जाएं। जैसे बच्चियों के लिए बजट जो था हमने उससे पहले तजावीज़ भी दी कि बच्चियों की जो प्राइवेट तलीमी इदारों में काम करने वाली जो बच्ची हैं उनके लिए जहेज़ फंड के लिए जो है वो रकम मुख्तस की जाए, उनकी सवारी के लिए रकम मुख्तस की जाए, छोटे छोटे लोन उन टीचर्स के लिए रखे जाएं। लेकिन प्राइवेट तलीमी इदारों को तो बजट में हमेशा इग्नोर किया जाता है और इस साल भी जो बजट पेश किया गया इसमें मुकम्मल तौर पर प्राइवेट तलीमी इदारों को इग्नोर किया गया। बिल्कुल। मैं सियान साहब आपसे जानना चाहूँगा, प्राइवेट तालीमी इदारों को बजट में इग्नोर किया जाता है, प्राइवेट तालीमी इदारों को या तालीमी इदारों को क्या कहना चाहेंगे? बजट में इग्नोर किया जाता है, इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है फंड्स के हवाले से, फैसिलिटेशन के हवाले से। देखिए गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे मालकान इसके या सेटअप में जो लोग भी इसको चला रहे हैं वो खुद ही बड़े रिसोर्सफुल हैं। ठीक है। और उनके पास इतना जो है ना वो फंड्स की गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। मासवाए उनके जहाँ पर कोई जैसे अभी आउटसोर्स स्कूल्स हो रहे हैं तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है वो उनको थोड़ा सा बूस्टअप करती है और उनको स्टाइपेंड वगैरह देती है। तो अदरवाइज गवर्नमेंट ये समझती है कि जिसने एक प्राइवेट स्कूल पहले खोला हुआ है या उसको रन कर रहा है तो वो खुद से ही उसको इस लेवल पे मैनेज करता है कि उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट जरूरत नहीं है। पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो हमेशा बड़ी प्रोडक्टिव होती है एजुकेशन सिस्टम में ख़ास तौर पर। तो आपको नहीं लगता है कि अगर ये कोलैबोरेशन हो तो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं? नहीं, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें मैं खुद रहा हूँ तो मेरे अपने पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स के साथ मामला थे। मेरा ख्याल है कि कहीं भी किसी जगह पर भी उसको हम ये कम्प्लेक्स नहीं आने दिया कि लो जी पब्लिक सेक्टर जो है
उसके लिए हमारी कुछ और सोच है और प्राइवेट सेक्टर के लिए और है। और जैसे इन्होंने कहा है कि हमने तो रमज़ान के अंदर वीकली मीटिंग्स करके भी इनके रजिस्ट्रेशन के मसाइल हल किए हैं और भी जो इस तरह के किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ें जो ये समझते थे कि हमारे ऊपर ओवर बर्डन है चीज़ें सारी, उनको फैसिलिटेट किया है। और हमने कोशिश की है कि अगर ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर के साथ चल रहे हैं तो बच्चा तो दोनों को साझा है, पब्लिक का भी साझा है और जो प्राइवेट में पढ़ा वो भी बच्चा है और बच्चा हमारा है, गवर्नमेंट का बच्चा है। तो गवर्नमेंट ये कभी भी तफरीक नहीं कर सकती कि लो जी ये बच्चा प्राइवेट का है, इस पर हमारी तवज्जो नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ और भी है कि जिस तरह से हमारे पब्लिक स्कूल्स के ये डिमांड होती है डेवलपमेंट के हवाले से, एडीपी के हवाले से, इस तरह से आज तक मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेट सेक्टर में कोई डिमांड की गई हो, किसी ने भी की हो चलो जी हम भी आपकी इसमें हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें भी ये चीज़ें दी जाएं। तो अगर इसके ऊपर ये फोकस करें या इनके हो कि हम गवर्नमेंट को रजू करें तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इनको भी फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। नंबर ऑफ स्कूल्स रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जिक्र हम कर रहे थे, पहले भी बारहा कमुका साहब से इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की है। क्वालिटी और क्वांटिटी की दोनों चीज़ें जब भी सामने आती हैं हमें लगता है कि सर इतने ज़्यादा इदारे होने के बाद हम रजिस्ट्रेशन उनको इशू करते जाते हैं, उसके बावजूद वो स्टैंडर्ड्स हम मीट नहीं कर पाते जो होना चाहिए। तो क्या इतने इदारों की ज़रूरत है? नहीं, देखिए इदारों की ज़रूरत तो है इसलिए कि हमारी आबादी दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है और अब जो हमारे सिक्योरिटी के इशू है इसके हवाले से ये हमारे पेरेंट्स जो हैं वो मजबूर हुए हैं इस हवाले से कि जैसे गवर्नमेंट के स्कूल पब्लिक के दूर दूर होते थे, कम से कम के बीच में 10 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का फासला होता था। तो अब उस सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए और दूसरे अपना कंफर्टेबल जोन में कि अब बच्चे को अगर उन्होंने खुद अपनी पिक एंड ड्रॉप देनी है तो वो भी, तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बड़ी मदद मिली है कि स्कूल खुला है और अगले ही दिन पता चला जी वहाँ पर 50 बच्चे आ गए, उसके बाद अगले दिन पता चला है। इसमें मैं हमेशा से मेरा प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हमारे साथी हैं उनके ऑनर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी अपनी कामयाबी हैं, जो आप उनको जो तालीम का एक निज़ाम देते हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन कभी भी ये मत कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप मेहनत बहुत करा रहे हैं। मेहनत पब्लिक सेक्टर में बहुत होती है। हाँ, ये आज ज़रूर है कि जहाँ गवर्नमेंट के स्कूल का फासला आपस में दूर है और ये चूँकि जहाँ किसी को प्लेस अवेलेबल होती है वहाँ वो स्कूल खोल जाता है और माँ और बाप समझते हैं कि हमारा बच्चा बाहिफाजत हमारी नज़रों के सामने स्कूल में पहुँच गया। सर, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स के अभी चूँकि आप जिक्र करें वालिदैन का एतमाद ज़्यादा होता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, पब्लिक सेक्टर पे अभी भी वो ट्रस्ट नहीं बन पाया, क्या रीज़न लगती है? या मैं बुनियादी तौर पे ये जानना चाहूँगा फ़र्क क्या महसूस होता है आपको एजुकेशन सिस्टम में कि नो डाउट हमारे पास टीचर्स का स्टैंडर्ड जो है वो मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर का बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर के। इसमें मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर का स्कूल्स होता है ना वो एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर काम कर रहा होता है। उसकी हायरार्की जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल और प्रोविंस लेवल पे होती है और उसके इंतज़ामात को बुरकार लाने तक उतनी देर तक जो है वो बच्चा या उसके पेरेंट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये फीलिंग्स उनके अंदर आ जाती हैं जी लो जी हमारे बच्चे को वो चीज़ें जो हमें चाह रहे थे वो नहीं मिल रही, तो इस स्कूल में मिल रही है क्योंकि वहाँ पर उसी स्कूल में उसका मालिक बैठा है, उसी स्कूल के अंदर डिसीजन मेकर बैठा है, उसी स्कूल के अंदर से उसने पैसा लगाना है, उसी में से उसने कमाना है, उसी में से उसका सारा दारोमदार है, लिहाजा वो फोकस्ड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है वो ये पेरेंट्स ये समझते हैं। जैसे कि अभी इसकी मिसाल है कि हमारे 2018 से ऑनवर्ड टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। ठीक, तो साफ ज़ाहिर है कि अगर स्कूल के अंदर टीचर मौजूद होंगे तो पेरेंट्स बच्चे वहाँ भेजेंगे। बिल्कुल, अब हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर जो टीचर है वो पढ़ाते नहीं है। असल में बात यह है कि प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पर 6 क्लासेस तो हैं, नर्सरी प्रेप से लेकर 5th क्लास तक। बिल्कुल, तो वहाँ पर अगर 2 टीचर होंगे, 1 टीचर होगा, 3 होंगे, साफ ज़ाहिर है फिर पेरेंट्स कहेंगे नहीं जी हम पब्लिक की बजाय प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल तरजीह देते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे स्टैंडर्ड्स में जो फ़र्क है उसको कैसे देखते हैं? अभी सियान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। मोहतरम भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद इनके साथ हमेशा हमारे आइडियल ताल्लुकात रहे हैं।
अली अहमद सियान साहब एज आ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, इन्होंने 4-5 साल काम किया और तकरीबन अथॉरिटी ओवर में मैं DRA के मेंबर भी रहा। तो जब भी हमारे कुछ इश्यूज होते थे, सियान साहब की हमें सपोर्ट हासिल होती थी, और उससे पहले भी अब भी यही सूरत हाल है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारे आइडियल ताल्लुकात हैं। हम जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं या हमारे जो खदशात होते हैं या हमारी जो कंप्लेंट्स होती हैं, वो होती हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ या वफाकी गवर्नमेंट के साथ। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमेशा से ये रहे हैं कि पंजाब हुकूमत या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या हमारे पॉलिसी साज जो इदारे हैं, क्योंकि प्राइवेट तलीमी इदारे और प्राइवेट सेक्टर हम स्टेक होल्डर्स हैं, तकरीबन 50% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कभी भी पॉलिसी साजी के अमल में हमें शामिल नहीं किया गया, नाम से कभी मशावरत ली गई, यानी जो भी फैसले करते हैं फिर वो मुसल्लत किए जाते हैं। पंजाब हुकूमत या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो फैसला करती है, ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का काम है, उन्होंने तो इम्प्लीमेंट करवाना है। तो हमारे जो कंप्लेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के साथ तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनका काम तो इम्प्लीमेंट करवाना। पंजाब हुकूमत से हमें यह गिला शिकवा रहता है कि जिस तरीके से उन्हें प्राइवेट सेक्टर को तरजीह देनी चाहिए या अपना स्टेक होल्डर समझना चाहिए इस अंदाज में, क्योंकि हम तकरीबन 50% से ज़्यादा हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान का ना बोझ उठाए हुए हैं। देखें इस वक्त जो पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल हैं वो आउटसोर्स किए गए, तो उसकी वजह कि हुकूमत अपने ऊपर से एक बर्डन जो है वो कम करना चाहती है। उनका जो कास्ट रेशो वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में थी, आप मैनेज करना चाहते थे। वो ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा बच्चे चले जाएंगे, या जिन बच्चों का जिन स्कूलों को हमने आउटसोर्स कर दी है तो वो कम पैसों में हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का पिछले दिनों एक स्टेटमेंट थी जिसपे पब्लिक सेक्टर के जो टीचर्स हैं उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया है। उसने कहा कि अब 15,000 रुपये जिनको हम सैलरी पैकेज दे रहे हैं वो उन टीचर से बेहतर काम कर रहे हैं जो लाखों रुपए जिनको हम सैलरी देते थे। बिल्कुल। तो ये हकीकत है कि अगर पब्लिक सेक्टर से लोग सेटिस्फाई होते। दूसरा मेरे मोहतरम भाई सियान साहब ने बात की कि प्राइवेट सेक्टर की कामयाबी की रीज़न ये भी है कि हमारा पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल्स हैं पेरेंट्स कोटी की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइवेट तलीमी इदारे कामयाब हो रहे हैं। सही, एक रीज़न ये हो सकती है, लेकिन जो कामयाबी के रीज़न है उसकी कई वजूहत हैं। जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका अंदाज़ा चलता है जब पैक का इम्तिहान और उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। सही। जब हम कामयाबी किसी स्कूल की देखनी हो तो उसका अंदाज़ा उस वक्त हमें चलता है जब एजुकेशन बोर्ड में बच्चे अपीयर होते हैं, 9th क्लास में 10th क्लास में एजुकेशन बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सही। और इसके बावजूद कि हमारे एजुकेशन बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर चेक करने वाले होते हैं, इन तमाम का ताल्लुक पब्लिक सेक्टर के साथ होता है। और ये भी हकीकत है कि तसब भी रवा रखा जाता है। उसके बावजूद आप देखें पोजीशन प्राइवेट सेक्टर की होती है। आप 10th क्लास के देख लें। सही। या अगर पैक्टा भी इम्तिहान लेता है जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया है, आप देख लेंगे कि ग्रेड 5 में और ग्रेड 8 में जो रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह के फजल करम के साथ प्राइवेट सेक्टर के ही बेहतर आएंगे। सही। रीज़न ये है कि इसके बावजूद कि हमारे पास जो स्टाफ आता है, हमारे पास जो टीचर्स आते हैं, वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते, लेकिन जो प्राइवेट तलीमी इदारों के हेड वहाँ पे बैठा है, जो प्रिंसिपल जो उसको मैनेज कर रहा है, अपने इदारे को रन कर रहा है, वो अपने टीचर्स को ट्रेन करता है। सही है। उस पर तवज्जो देता है। और जो इस वक्त नीड है कि हमें अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकर बनाना है, प्राइवेट स्कूल ये काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल ये काम करते हैं कि वो अपने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो एजुकेशन देते हैं। प्राइवेट स्कूल ये काम करते हैं को नॉलेज बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, रट्टा सिस्टम से अपने बच्चों को बाहर ला रहे हैं। क्योंकि अभी सोलो टैक्सानोमी के मुताबिक एजुकेशन बोर्ड का जो इम्तिहानी सिस्टम है उसके मुताबिक लिया जा रहा है, और उसमें 20% सवालात ऐसे शामिल किए जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। अब पब्लिक सेक्टर के बच्चे वहां पे जाके फंस जाते हैं
क्योंकि उनका टीचर जो है वो रट्टा सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहा सही है। और प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है वो उसके मुताबिक अपने बच्चों की तैयारी करवा रहा है। इसी वजह से प्राइवेट तालीमी इदारों के रिजल्ट्स जो हैं वो पब्लिक बिल्कुल सेक्टर सही। की निस्बत बेहतर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बच्चा पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का बच्चा हो, वो हमारा बच्चा है, बिल्कुल, वो इस कौम बिल्कुल। का बच्चा है, वो पाकिस्तान का बच्चा है। तो लिहाजा मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे जो मिनिस्टर हैं राना सिकंदर याद साहब अक्सर ये उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कैंपेन लॉन्च करते हैं मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि सरकारी स्कूल, मयारी स्कूल। मैंने कहते हैं कि मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर की कामयाबियां वो उनका क्रेडिट भी लें, ये बच्चे भी उनके बच्चे हैं। ठीक, बिल्कुल सही। ये पंजाब के रहने वाले बच्चे, ये पाकिस्तान के रहने वाले बच्चे, तो है और इनका मिनिस्टर भी राना सिकंदर याद है। बिल्कुल सही सर। कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सबसे बड़ा मसला इस साल जो हमने फेस किया, बहुत छुट्टियां हैं स्कूल की। अब इतनी सारी जब छुट्टियां अनाउंस हो जाती हैं, उसमें सिलेबस में मुतासर हो गया, बच्चों की रूटीन इफेक्ट होना शुरू हो गई, एग्जाम्स के लिए बर्डन बढ़ गया। अगर ये सिस्टम इसी तरह मैनेज होगा, और उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है सबसे पहले स्कूल सेक्टर को ही बंद किया जाता है। इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? जी देखें, मैं समझता हूँ कि जब कोरोना के यहाँ पर लहर आई थी तो उस वक्त मैं खुद यहाँ पर सी एजुकेशन था, तो उस वक्त तो गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक मजबूर थी कि उन्होंने एक प्रॉपर लॉकडाउन लगाया जिसमें हमारे स्कूल जो हैं उनके बच्चे और कमसन बच्चे जो हैं उनका अफेक्ट होने का बहुत ज़्यादा खदशा था। तो इस हवाले से उस वक्त ये कहा गया कि लो जी बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं और फिर छुट्टियां एक्सटेंड होती रही हैं कि होती है। तो अभी रिसेंटली भी ये जो ईरान अमेरिका की जंग है इसके हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो गंभीर सामने आई है। असल में मैं ये बताता हूँ कि जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे इफेक्ट ना हों। ठीक, बेसिकली उन्होंने बच्चों को सेव करना जो है वो उनकी प्रायोरिटी है। ठीक, कि हमारे बच्चे अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो वो इफेक्ट होंगे, बीमार होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी की हीट में उनको अगर कहेंगे तो फिर वो होंगे। तो या कोई इस तरह की जो वबा आती है बीमारी, कोरोना हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ आ गई, तो मेन उनके जहन में ये होता है कि बच्चों के अंदर उतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती जितनी कि एक बड़े आदमी के होती है, तो बच्चों को सेव किया जाए। और जो एक साफ कहने वाली बात है वो ये है कि अगर किसी का बच्चा जो है खुदा न खास्ता अगर वो इफेक्ट हो जाएगा तो फिर किसी ने नहीं कहना कि छुट्टियां होती हैं कि नहीं होती, उन्होंने कहना जी गवर्नमेंट ने इनको संभाला नहीं है, गवर्नमेंट ने इनके बारे में सोचा नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी प्रोएक्टिव होती है इस हवाले से कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ हों, बच्चों को गर्मी से, सर्दी से, ऐसी तमाम ऐसी चीज़ों से बचाया जा सके। यानी कि ये जो पिछले दिनों कई सालों से वो चल रहा है स्मोक का मैटर, तो उसमें भी आपने खुद देखा होगा कि बड़े बड़े जो हमारे लोग हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर बड़ी अच्छी होती है वो भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, गले की बीमारियाँ सारी। तो मेन चीज़ यही है, वो गवर्नमेंट शौक से नहीं करती, लेकिन अब इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना वो नया प्लान बन रहा है जिसमें हमारा तालीमी कैलेंडर जो है इसको हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं वो बना रहे हैं, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कोई इस तरह की हिकमत अमली बनाई जाए कि जिसमें अगर गवर्नमेंट को किसी ना किसी स्टेज पे छुट्टियां करनी भी पड़ जाएं तो बच्चों का जो लर्निंग लॉस है उसको कम से कम किया बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो सेहत के हवाले से प्रोएक्टिव है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन में जो एक गैप आ रहा है वो मुतासिर कर रहा है। इसके मुतबादिल के तौर पर कोविड में हमने ऑनलाइन सिस्टम को मुतारिफ करवाया। हम कोविड से लेके आज तक कुछ 7-8 साल में इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर नहीं कर पाए या शायद इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाए कि मुतबादल में अगर चलें ठीक है किसी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो ऑनलाइन सिस्टम की इस्लाहात इस टाइप की होती कि बच्चों का भी इंटरेस्ट बनता, वालिदैन भी मुतमईन होते और एजुकेशन भी मुतासिर ना। देखें, जहाँ तक ऑनलाइन सिस्टम की बात है तो कोरोना टाइम के ऊपर भी हमारे टीचर्स ने बहुत सारा ऑनलाइन काम किया था, और अभी भी जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अपनी क्लासेस को ऑनलाइन लेते हैं जब भी कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। ये नहीं है कि बच्चे जो हैं उनको हम बिल्कुल बेमुहारे छोड़ देते हैं और
जब भी वापस आएंगे उस वक्त उसका टीचर के साथ राब्ता नहीं है, राब्ता रहता है। बस अपेरेंटली ये समझ आती है कि बच्चे जो हैं उनको छुट्टियां हो गई हैं और ये और वो, जो भी इसके ऊपर तबसरा कर सकते हैं आप। लेकिन जो मौजूदा हमारा सेटअप है उसकी इसके ऊपर पूरी तवज्जो है कि हम किस तरीके से इनका लर्निंग लॉस कम से कम कर सकते हैं। ऑनलाइन जो इनकी लर्निंग है उसके ऊपर फोकस होता है। और आज के दिन में भी अगर बच्चे जो हैं उनको हफ्ता 10 दिन की छुट्टियां हो रही हैं, जो हो जाती हैं, तो उसमें बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, बच्चों को उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बच्चे टेस्ट देते हैं, चेक होते हैं, ये हमारे सामने। लेकिन चूंकि इसकी तरफ किसी को पूरी तरह से आगाही नहीं होती कि क्या टीचर और बच्चे ऑनलाइन भी मसरूफ हैं कि नहीं। ओवरऑल एक बिल्कुल हमारे पास खबर आती है कि स्कूल क्लोज हो गए, स्कूल बंद हो गए, तो वो तो जैसे मैंने पहले कहा है कि शौक से बंद नहीं होते। उसके लिए गवर्नमेंट के सामने या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनके सामने सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने बच्चे को सेव करना है। अगर बच्चा ही इफेक्ट कर गया, बच्चा ही ना हुआ, तो हम तालीम किसको देंगे। बिल्कुल सही है। सो जनाब, एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू जारी है। अली अहमद सियान साहब, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद डिवीजन, मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ में हैं खालिद हयात खमोका साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। सो जनाब, डिस्कशन में अभी वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो ओवरऑल स्ट्रेटजी में या प्लानिंग्स में आती हैं, जिसमें अमूमन मुफाद ये होता है कि नेशनल लेवल पे देखा जाए कि एजुकेशन सिस्टम में क्या इस्लाहात हो सकती हैं। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और इस दौरान आप मेरे साथ रब्ता करते हैं 0334 1966 966 पर। अभी कुछ देर के बाद सियान साहब जो हैं वो अपनी मसरूफियात के बायस हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। खालिद हयात खमोका साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। आपके सवालात मेरे तक पहुंचते रहेंगे तो उनको शो का हिस्सा हम बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि मेरा और आपका साथ हुआ करता है 4 बजे तक। सो जनाब, यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और मुलाकात होती है इस ब्रेक के उस पार। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसना पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो हैं वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है। तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। आपके डॉक्टर जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है, तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में। Right. उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग की लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है, देखिए एक वायरस है, उसकी डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं, एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं। Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा, ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है, Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है। Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है।
Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है। Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो या पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता। इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं। जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी। Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती। जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ। Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल। Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं, देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है। Right. तो Right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं। Right. जब हम डायग्नोस किया हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी। स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम इसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं। Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई। वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू। लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का। तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा, Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का। Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का, Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है। है। डायग्नोसिस Right. लीड्स Right. टू अ ट्रीटमेंट। Right. तो Right. इसी Right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस्ड मैन पावर विद रोबोट्स। हाँ, वी कैन रिप्लेस मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है, जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है, जी, जी। वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर, बट वी कैन रिप्लेस इट विद रोबोट। okay, दे कैन सेव आवर टाइम, yeah, दे कैन सेव मैन पावर। इतनी देर में जो है वो रोबोट्स है, सैम्पलिंग है, या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जहाँ पाइपटिंग होती है, ये हम ह्यूमन की हम रोबोट से Right. करवाते हैं। एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए, और सबसे पहली बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी। एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। right, तो right. आपको पता है जो ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे, लेकिन अगर हम एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। Right, right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? रिसेंटली आई विल मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए अपने। Right, mashallah, इसी mashallah, तरह congratulations. थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने इसमें HEC के जर्नल्स में करवाए। इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स। Right, right, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी Right. डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं। right, बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स। right. हमारे Okay. जिस तरह के फाइनल ईयर के उस बैच पास हुआ है, आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई है। Mashallah, mashallah, mashallah. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, you know, amazing. ऑलराइट, एक्चुअली वी आर आल्सो लैब्स हमारी अपनी है। इसके अलावा वी आल्सो इनवाइटेड एक्सटर्नल्स Okay, फॉर अरेंजिंग सेमिनार, Okay. conferences, and also one hand practices. okay, They okay, also include workshop. okay, okay. इसमें वर्कशॉप वगैरह होती है डिफरेंट। हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री की, स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री की है,
इनके जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैनेजर्स जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, देन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को. All right, all right. So, are the labs part of, your curriculum design, like the practical hands-on learning? Yes ma'am, they are part of the curriculum. Okay, okay, okay. I would like to know what career paths are available for, medical laboratory professionals, and how they can advance in their careers. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी इनके पास जो 17 स्केल की हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जो है Okay. टर्शरी हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल हैं. Okay, इसके अलावा दे कैन सुपरवाइज देयर ऑन लैब, okay, दे कैन वर्क एज एन लैब मैनेजर, okay, they can work as a lab supervisor, okay, they can lab as a forensic scientist, okay, they can work as a professional laboratory scientist, okay, they can work in different laboratory sector, like they can work in microbiology lab. Actually medical laboratory science is a vast field. okay. It covers different areas like microbiology, immunology, serology, Oh, biotechnology, biochemistry, Okay, okay. hematology, histology. तो different जिस तरह इस different इस areas की हमारे पास lab होती है, तो students can Right. supervise their own interest area. Thank you so much, Saiba. It's wonderful knowing a different dimension in a different field. I would like to know that how do you see the medical laboratory sciences field evolving over the next decade? Our student can move in digital pathology, genomics, AI, and in many different areas that cover many areas of artificial intelligence. Right, right, right. I would like to discuss something, something crucial and that's vital that comes to the mind of students as well about the misconceptions related to your field. What are some common misconceptions you come across about medical laboratory sciences, especially the confusion between the scientist and a technician? First of all, I thank you very much for this wonderful question. असल में नीड ऑफ जिसे कहते हैं ना आ रहा है ये क्वेश्चन जो है, हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ में आज भी कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ मेडिकल टेक्नीशियन. Right, right. Actually, a medical laboratory technologist or medical laboratory scientist, it is a 4-year degree program. Right. ठीक है, and ठीक है. medical laboratory technician, it is a 2-year diploma. Okay. Main difference is between degree and diploma. Okay. ठीक है, a degree holder student can oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as a laboratory supervisor. He can work as a laboratory scientist, a laboratory professional. जो एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है उसका जो काम है प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है. ठीक है, और जो लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट है उसके पास नॉलेज होता है प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स. ठीक है, देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म PCR. PCR is a polymerase chain reaction in which we make multiple copies of DNA and we can finalize AIDS positive, AIDS negative, HIV positive, HIV negative. अब इसका प्रिंसिपल क्या है पीछे, किस तरह जो PCR की वर्किंग होती है, ये एक मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है Okay. कि किस तरह PCR जो है उसमें थर्मोसाइक्लर मशीन होती है वो वर्किंग कर रही है, वो किस तरह वो काम कर रही है, किस तरह मल्टीपल DNA की कॉपीज हैं. जो टेक्नीशियन है उसको इतना पता है कि मल्टीपल DNA कॉपीज होनी है और एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे पता लग जाना है. टेक्नीशियन को बस ये नॉलेज है. Okay. लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ये पता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या एडप्ट किए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो थे वो PCR के ऐड किए हैं और इनमें से किस प्रोडक्ट का क्या काम था. All right. कि all right. DNA की मल्टीपल कॉपीज बनी है, टेक्नीशियन को बस ये पता है कि मल्टीपल कॉपीज बनी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिस्ट को ये पता है कि किस तरह बनी है. Right. एंड टेक्नीशियन का जो है वो काम है वो है सैम्पलिंग के साथ, Okay. सैंपल कलेक्शन. Okay. But our laboratory technologist deals with the sample collection. We Okay. process labs, manuals, we prepare SOPs, standard operating procedures. Right, right, right. ठीक. So, how a medical laboratory scientist or a technician differs in terms of impact? Because you discussed that the training is different, the responsibilities are different. How the impact is different between the two?
मैम इस तरह है कि जो एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है ना, उसने जिस तरह मैंने अब उसको सैंपल कलेक्शन के लिए भेज देना है, Yes. उसने सैंपल कलेक्शन करनी है, देन उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देन इक्विपमेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ करना है, जो यूज़ हमने किए हैं उसको वॉश वगैरह करना है, या उसकी वॉशिंग से रिलेकर उसके डिस्कार्ड जिस तरह बायो सेफ्टी बैग्स मेरा सारा करते हैं, ये टेक्नीशियन की जो हेडेक होती है। जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो एक जो लेबॉर्ट्री मैनेजर है, वो लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र है, उसने जो है वो अपने लेबॉर्ट्री को किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें जो है हमारा लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट देखते हैं। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जो है वो इन चीज़ों को नहीं डील करते, ना इसको परमिशन होती है कि लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो अपनी जो है वो लैब भी सेटअप कर सकता है Right. with the Right. affiliation of a medical pathologist. Right. But a right. technician cannot open its lab, or he cannot supervise a lab. Right, right, right. Since we are talking about the labs and you talked about the hands-on training of the students as well, how do you support the students for hands-on training and talk about the labs availability if there is? We have, ma'am, actually there are many types of hazards in laboratory: biohazard, chemical hazard, electronic hazard, ergonomic hazard. What you have narrate biohazard, I will explain it. Biohazard is a hazard, is or a risk from microorganisms. Okay. अगर हमें जो खतरा है माइक्रोऑर्गेनिज्म से है, देन इट विल बी बायो हैजर्ड। All right. बायो हैजर्ड के अंदर मजीद जो है वो दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग कोट करते हैं, बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी। All right. If All I right. want to save myself from microorganism, it will be bio safety. If I want to save microorganism from human being, then it will be bio security. All right. अब आपके क्वेश्चन आएगा माइक्रो ह्यूमन बीइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्यों सेव करना पड़ेगा, Yes, yes. कि क्यों हमें माइक्रो इंसान को सेव करना Yes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से समझ आती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बीइंग से हमने सेव करना True, है। true. इसको मैं अगर आपको हिस्टोरिकली बैकग्राउंड से बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज ए बायोटेररिस्ट टू। Okay. इसमें आपको हिस्ट्री में बताऊं तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस, इसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जस्ट लाइक होता है कि हम इनहेल कर सकते हैं, एरोसोलिक होते हैं, लेकिन इनविजिबल होते हैं, हम इसको देख नहीं सकते। Okay. Not from the naked eye. You यस, got it. फ्रॉम जी. वर्ल्ड वॉर 3 जब हुई थी इस टाइम, और उसमें जो जापानीज जो थे उनकी जो असेंबली थी, Right. नेशनल असेंबली में जो उनके जो ओपोनेंट थे, उनके ऑपोजिट जो थे, उन्होंने असेंबली के मेंबर्स में लेटर्स भेजे थे, ठीक है, और लेटर्स जैसे सबने ओपन किए तो थोड़ी देर बाद सब मेंबर्स की डेथ हो गई। Okay. जब इन्वेस्टिगेशन की गई मैं, तो आपको यहाँ से मैं बताऊँ लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट का इतना रोल यहाँ पे भी है, तो वो अनलकीली हमारे कंट्री में शायद सपोर्ट नहीं किया जाता, नहीं तो साइंटिस्ट का इतना रोल होता है यहाँ पे। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया, तो हमें पता लगा कि उन हर लेटर्स में जो थे वो बेसिलस के स्पोर्स थे, All right. जो कि जैसे उन्होंने लेटर ओपन किया वो स्पोर जो थे इनहेल हो गए, उनकी सडन डेथ हो गई। Okay. तो उसके बाद से इन स्पोर्स को थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बींग जो है वो ऐसे बायो टेररिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। Okay. तो इसके बाद से जो थे वो हम बायो सिक्योरिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ह्यूमन बींग से सेव रख सकें। तो इन सेफ रखने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पीपीज होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें जो है वो आपके गाउन्स आते हैं, जिसमें हेड टू रो तक आपके गाउन होता है, कवर करते हैं। डबल गाउन्स होते हैं, उसमें आपने आपने फॉरवर्ड और जो रिवर्स होते हैं पहनने होता है। Okay. देन आपकी जो है वो ग्लव्स होते हैं, देन N95 मास्क जो है वो आपने कहना होता है, देन गॉगल्स होते हैं, हेड कवर होता है, आपके शूज़ कवर होते हैं। इसके अलावा जो है वो आप मज़ीद जो है अगर आप बायो सेफ्टी लेवल 3 या लेवल 4 में, हमारे यहाँ बायो सेफ्टी लेवल्स होते हैं लेवल 1, 2, 3 और 4, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो हम डील करते हैं। लाइक जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है उन्हें लेवल 3 में हम यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और जो ज़्यादा जो है वो इंसानों के लिए थ्रेटेंड है, तो हम उसको लेवल 4 में यूज़ करते हैं। देन वहाँ पे हम बायो सेफ्टी कैबिनेट्स यूज़ करते हैं, बायो सेफ्टी कैबिनेट 3। Okay. इसके अलावा जो है लेमिनर एयर फ्लो जो है LAF वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इनसाइड जो एयर होती है वो भी जो फिल्टर होके बाहर जाती है, ताकि हम बाहर की इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकें, और जो बाहर से इन्वायरमेंट आती है वो भी जो है वो फिल्टर होके आती है। Okay, इसके अलावा हम यहाँ पे HEPA फिल्टर इंस्टॉल करवाते हैं लैब में, और देन HVAC सिस्टम होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम होता है, Right. जो कि इंश्योर करता है हमारी बायो सेफ्टी को। Right. Thank you for sharing all these insights. Something new to learn. Let's discuss about the challenges and opportunities that are available.
What are some of the biggest challenges that your department you think it faces? मैम फर्स्ट जो चैलेंज है इस एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन Okay. एक्चुअली सैंपल प्रिसिजन और एक्यूरेसी इन टर्म में कि हमने सैंपल कलेक्शन की जो है जब सैंपल Right. प्रोसेसिंग है हम उसकी करें जी। हर प्रोटोकॉल में हमारे पास जो है वो एक डिज़ाइन जो होता है एक्यूरेट वॉल्यूम होता है Okay. अगर हम उस वॉल्यूम मैंने वॉल्यूम लाइक मैं आपको प्रोसीजर कर रही हूँ कोई भी ब्लड कलेक्शन का उसमें मैंने 0.2 माइक्रोलीटर जो है वो ब्लड जो है सैंपल पिक करना है Right. अगर मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो है प्रिसाइज नहीं है वो एक्यूरेट नहीं है वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो मैं सैंपल प्रोसेसिंग जो वो प्रोसीजर 10 दफ़ा करूँ मेरा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकता तो सबसे जो है यहाँ पे हमारी जो चैलेंज हमें यहाँ पे आता है वो आता है प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का Right. Right. इसी वजह से अगर हम मैन पावर को एआई से या रोबोटिक सिस्टम इनसे रिप्लेस कर दे तो काफ़ी हद तक जो है वो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं So, what do you think? What are some of the biggest challenges that Department of Medical Laboratory Sciences faces today? चैलेंजेस आर एवरीवेयर डिफरेंट चैलेंजेस हम सबसे पहले आपको बताया हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के वर्कशॉप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो हम Yeah. स्टूडेंट्स को बताइए लैब में हम बताई जाए कि हम लोग जो है वो सीबीसी काउंट ऐसे कर सकते हैं सीबीसी काउंट ऐसे कर सकते हैं इसमें हम ग्राम स्टेनिंग इस तरह कर देंगे जीएन स्टेनिंग ऐसे कर सकते हैं ठीक है जिम्सा स्टेनिंग हम इस तरह कर सकते हैं ये मैं बच्चों को ये सब प्रोटोकॉल मैं 10 दफ़ा बताऊंगी और उसके बाद बच्चों को एक दफ़ा उनको परफॉर्म करके दिखाऊंगी या तो बच्चे अपने हाथ से करेंगे तो ये जो है वो डिफरेंट चीज़ है मैं Right, एक right. प्रोटोकॉल 10 दफ़ा बच्चों को याद करवाऊंगी इसमें ये ऐड करना है इसमें ये ऐड करना है इसमें ये ऐड करना है ये सब मेमोराइज करवाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा बनस्पत कि जब मैं बच्चों को खुद बताऊं जब बच्चे अपने हैंड्स प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ढूंढेंगे अच्छा ये वाला केमिकल ये था अब मैंने ये ऐड करना है Right. यहाँ पे ये क्रिस्टल वॉलेट था क्रिस्टल वॉलेट ऐड किया देन मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए रखना है अब मैंने आयोडीन ऐड करनी है अब मैंने जो है वो अल्कोहल ऐड करना है जब तक बच्चे हैंड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है लेबोरेटरी में बच्चे जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते Right. और एक बच्चा है जिसको देखिए हम पाइप मैं उसको बता रही हूँ पाइपटिंग करनी है पाइपटिंग बच्चे ने पाइपेट देखी नहीं है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का Right. Right. कि हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बच्चों को अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों को जहाँ पे बच्चे जो है वो जितनी प्रैक्टिकल्स कर सके जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सके जितना जो है वो अपने जो थ्योरी है उसको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में लेके आएंगे तब तक बच्चे जो है वो एक प्रोफेशनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं बन सकते Okay. Okay. Right. 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 बट हम फिर भी ट्राई करते हैं हम इस चैलेंजेस को भी ओवरकम करने की कोशिश करें हम डिफरेंट जो है वो लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स को डिफरेंट लेबोरेटरी पर्सनैलिटीज लेबोरेटरी मैनेजर्स जो हैं या उनके सुपरवाइजर जो हैं हम उन्हें इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने जो हैं वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो हमारे पास अगर नहीं भी हैं तो वो लेके आए तो स्टूडेंट्स को कम से कम स्टूडेंट्स को पता हो कि मैं थर्मोसाइक्लर की बात करी थर्मोसाइक्लर दिखता कैसे है Right. तो ये right. चीज़ें जो है हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स में जो है ये जो गैप है जो परफॉर्मेंस का और जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के दरमियान जो गैप है हम उसको जो है वो ओवरकम कर Minimize सकें करें. Right. 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 I would like to know that what opportunities are existing for the collaboration with other departments, or let's say other research institutions or hospitals. Ma'am, I have already told you medical laboratory science is a vast field which cover different areas of medical laboratory. Yeah. Like we can work in collaboration with biotechnology, Okay. biochemistry, Right. molecular biology, molecular genetics, physiology, also histology. Okay. We have many collaboration with different labs. Okay. Recently, we have signed MOU with the Chugtai. Okay. Okay. We used to send our students in the Chugtai lab for internship. Oh, okay. Also, we used to send our students in Medina Teaching Hospital, where we have a very, very equipped lab. All right. All right. All right. Thanks a lot, Taiba. I would like to know that what message you have for the prospective students and who do you think should be joining the field of medical laboratory sciences. Ma'am, actually, medical laboratory field is an invisible force, an invisible force Okay. healthcare team. Okay. मतलब जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हैं Yeah. ये इज जस्ट लाइक अ टीम जो इनविजिबल होती है Okay. हमने जस्ट डायग्नोसिस करना होता है और डॉक्टर तक जो हमारा वो डायग्नोसिस भेज दिया जाता है Right. हमारी टीम जो है वो मेन रोल प्ले करती है हेल्थ केयर में लेकिन ये एक इनविजिबल फोर्स है
Right. ठीक है, जो बिहाइंड द सीन जो होती है हमारी वर्क कर रही होती है, और इसके अलावा इसकी बैक के अलावा जो है वो जो हमारे डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। Okay. Okay. ये हमारा Right. जो है Yeah. मैं यही पैगाम दूंगी सब स्टूडेंट्स का भी यही होगा कि हम ज्वाइन करें टू बिकम एन इनविजिबल फोर्स। Okay. Okay. Thank you so much for coming in, for taking out the time and highlighting the department and reflecting that there is invisible force due to which people are getting successful diagnosis and getting treated. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू। Thank you all for joining in with this episode, and inshallah, we'll see you next time in another episode with another shining star of TUF. Thank you all. Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन गुड। Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. Uh-huh. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो है वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है? तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है, तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में। Right. उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग की लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है, देखिए एक वायरस है, उसकी डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं, एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं। Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा, ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है, Right, इनकी सिम्टम्स हैं मोर और लेस जो हैं वो सेम है। Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है। Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है। Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो, जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता। इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं। जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी। Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती। जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ। Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल। Okay.
तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं, देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है। Right, तो right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं। Right. जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, देन हमने जी वेलकम बैक। आप सुन रहे करंट अफेयर्स पे एफएम 96.6 पर और मैं हूं फरूख शेख मेरा और आपका साथ हुआ करता है 4 बजे तक। करंट अफेयर्स में आज हम बात कर रहे हैं जी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। स्कूल एजुकेशन के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, और अब चूँकि आपको पता है कि साथ साथ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है कि जो मसाइल जिनकी निशानदेही की जाती है, जब तक उनके हल को सामने ना रखा जाए तब तक बात अधूरी रहती है। सो जनाब कुछ और बातें जो बड़ी अहम हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अली अहमद सियान साहब जा चुके हैं, उनकी कुछ मसरूफियत थी, और खालिद हयात को मौका साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खालिद साहब से मैं जानना चाहूँगा कि सर कुछ दिन पहले ड्रग फ्री स्टूडेंट एक अवेयरनेस आपके इवेंट एक हुआ एसोसिएशन के अंडर, उस हवाले से क्या गाइडलाइन है, क्योंकि ये एक अच्छी कैंपेन है ड्रग फ्री के हवाले से जब भी बात की जाती है, सो हमें वो भी गाइड करें कि वो बेसिकली क्या चीज़ थी। जी बड़े अहम इशू की तरफ आपने तवज्जो फ़र्क हुए मबजूल करवाई है। इस वक्त फैसलाबाद में जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं जनाब सैयद अख्तर सुखेरा साहब, ये इस हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। तो एक नशिस्त उन्होंने हमारी एसोसिएशन के साथ भी की कि इस तरह कुछ कंप्लेंट्स हैं कि कुछ तलीमी इदारों में आइस और वेब का इस्तेमाल और ड्रग का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम पेरेंट्स को आगाही देने के लिए, स्टूडेंट्स को आगाही देने के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए हम कोई ऐसा कोई प्रोग्राम मुरतब करें जिससे हम उनकी काउंसलिंग कर सकें और एक करैक्टर बिल्डिंग का जो मरबूत प्रोग्राम है वो तश्कील दे सकें। तो फिर हमने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारे जो डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग विंग के अज़हर इकबाल साहब, जो द हेरिटेज स्कूल के प्रिंसिपल भी और उनके ओनर भी, हमने जॉइंट वेंचर से एक प्रोग्राम तरतीब दिया। नुसरत फ़तेह अली ऑडिटोरियम में हमने वो प्रोग्राम रखा। इसके लिए हमने एक मॉड्यूल तैयार किया जो 30 दिन पे मुश्तमिल है, एक्टिविटी बेस वो करैक्टर बिल्डिंग का प्रोग्राम है। बेसिकली वो टीचर्स के लिए है, हम टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचर्स फिर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग के लिए एक्टिविटी बेस उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि हम अपने बच्चों को महफूज रख सकें ड्रग जैसी एक बुरी लानत से। उसको बहुत हद तक पसंद किया गया, बाकी अजला में भी बड़ा पसंद किया गया। कमिश्नर फैसलाबाद थे राजा जहांगीर अनवर, उन्होंने इस प्रोग्राम को ज़बरदस्त सराहा और उन्होंने DPS DMC और सांदल कॉलेज में भी इस हमारे जो करैक्टर बिल्डिंग का मॉड्यूल थे उसको लागू करवाया। इसी तरीके से हमने फिर प्राइवेट तलीमी इदारों को, कुछ इदारों को हमने उसकी PDF फाइल भेजी, कुछ लोगों को हम हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दी। वो अपने बच्चों की काउंसलिंग और ट्रेनिंग इस एक्टिविटी बेस से करैक्टर बिल्डिंग के प्रोग्राम के मुताबिक कर रहे हैं। सही है। तो कुछ अरसा पहले स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान फैसलाबाद में तशरीफ़ लाए हुए थे एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में। वहाँ पे जब मैंने ये करैक्टर बिल्डिंग का प्रोग्राम उन्हें दिखाया तो उन्होंने बड़ा सराहा इसको, फैसलाबाद की पुलिस को, रीजनल पुलिस ऑफिसर को भी, हमारी एसोसिएशन को भी। दोबारा वो डाइस पे गए और वहाँ पे मौजूद मेंबरान सूबाई असम्बली राणा अहमद शहरयार साहब और मैडम उज़मा राजा साहबा, उनसे उन्होंने कहा कि मैं तो इस हवाले से बड़ा कंसर्न था, हम अपने औलाद के हवाले से भी कंसर्न है और CM पंजाब का विजन भी ये है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो ड्रग्स फ्री होने चाहिए। तो आप इसको बिल की सूरत में पेश करें, हम इसको बहुत जल्द कानून का हिस्सा बनाएंगे। इसकी एक कापी हमने पैक्टा को भिजवा दी है। परसों हमारे जो वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम है उसके जो चेयरमैन है हमारे साबिक वज़ीर तालीम पंजाब भी रहे राना मशहूद अहमद ख़ान साहब,
उनको भी मैंने करैक्टर बिल्डिंग का वो किताबचा जो वो दिया और उनको भी मैंने ब्रीफिंग दी है। सही। राना मशहूद अहमद साहब ने भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम जितने तलीमी इदारे हैं ये प्रोग्राम तरबियत का उस पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मज़ीद काम किया तरबिया के हवाले से। सी एजुकेशन अब्दुल करीम साहब ने एक मॉड्यूल तैयार किया है जो उन्होंने सरकारी तलीमी इदारों में लॉन्च किया है और पिछले दिनों उन्होंने मेरे साथ बात की है कि इस तरह हम प्राइवेट तलीमी इदारों के लिए अलग से एक लॉन्चिंग सरमनी रखना चाहते हैं। वो भी एक तरबीती प्रोग्राम है कि हम अपने स्टूडेंट्स की मैक्सिमम करैक्टर बिल्डिंग करें, जो आजकल की बुराइयां हैं उनसे हम उनको जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ और बिल्कुल सही प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सर कुछ मैसेजेस मौसूल हुए उनको शो का हिस्सा बनाते हैं। मेरे साथ आप रब्ता करते हैं जी 0334196666 पर हमें मैसेज किया है हमज़ा ने और अब्दुल सुबहान हैं फैसलाबाद से। कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? नाइस शो, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें जनाब शाहिद साहब ने कॉल की थी। शाहिद साहब कहते हैं जी सबको सलाम, शो को पसंद किया जा रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने एक सवाल किया, इन्होंने कहा कि सर ननकाना वाले जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के लिए फैसलाबाद क्यों आते हैं, क्या ननकाना में अच्छा इदारा नहीं हो सकता? और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि बसों में रश होता है, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है, उसकी वजह से खुदा न खासा कोई नुकसान भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के जो हमारे यहाँ पे हैं इश्यूज़ उसको सामने रखते हुए। और एक और हमारे साथ लिसनर है मोहम्मद फरहान है। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इंसाफ क्यों नहीं होता। इन्होंने एक बड़ी डिटेल में अपना एक इंसिडेंट भी शेयर किया और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से इन्होंने बात की। तो जनाब कोशिश करेंगे कि कमिंग वीक्स में किसी तरह अगर मुमकिन हो सके जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, RPO साहब हैं, ACPO साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें ज्वाइन करते हैं तो उनसे इस हवाले से भी डिस्कशन की जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया जा सके। सो जनाब ये जो सवाल है शाहिद साहब का ये बड़ा अहम है। और इससे पहले भी लास्ट टाइम भी जब हम शो कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, हमारे एक बड़े अच्छे लिसनर हैं अरशद साहब सांगला हिल से हमें कॉल किया करते हैं। वो अक्सर कहा करते हैं कि हमारे देहाती इलाकों में ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से अमूमन बात होनी चाहिए क्योंकि इदारे वहाँ पर प्रॉपर मौजूद नहीं हैं। अगर इदारे मौजूद होते हैं तो वहाँ पर असातिज़ा मौजूद नहीं होते। तो इस हवाले से भी मैं खालिद हयात कमोका साहब की राय लेना चाहूँगा सर, जैसे अभी शाहिद साहब ने जिक्र किया। ये फ़र्क भाई शाहिद साहब का जो सवाल है मैं कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना में बड़े अच्छे अच्छे तालीमी इदारे हैं। मैं एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे उनकी तकरीबात में जाता रहता हूँ। ना सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं बल्कि करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से, स्टूडेंट्स की किरदार साजी के हवाले से भी बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक आध केस ऐसा हो कि किसी पेरेंट में से फैसलाबाद का कोई स्कूल या कॉलेज उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको अच्छा लगा और उस इदारे पे उनका एतमाद और ट्रस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा हो, इसलिए वो बच्चे जो है वो फैसलाबाद आ रहे हो। वरना मैं समझता हूँ कि अक्सरियत बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट ननकाना के हैं वो डिस्ट्रिक्ट ननकाना के तलीमी इदारों में इल्म हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर। देहाती इलाकों में या शहरी इलाकों में क्या लगता है आपको, कोई मसाइल का डिफरेंस है एजुकेशन सिस्टम में? देखिए इसका डिफरेंस तो है। शहर में जिस लेवल के आपको अच्छे इदारे मिलते हैं किसी भी ब्रांड के या इंडिविजुअल कुछ इदारे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो मेयार देहात में मिलना ज़रा मुश्किल है क्योंकि देहात में उस लेवल का स्टाफ फैकल्टी मेंबर का मिलना भी ज़रा मुश्किल होता है। शहर से ट्रैवल करके अच्छे स्टाफ मेंबर को जाकर देहात में जाना और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना ये कदरे मुश्किल काम है। सही, इसमें कोई शक नहीं है। शहर के तलीमी इदारों और देहात के तलीमी इदारों में किसी हद तक फ़र्क है, लेकिन देहात में भी मेरे इल्म में है कि बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जिनके रिजल्ट्स इतने शानदार और इतने अच्छे होते हैं कि वो शहर के इदारों को भी मात कर जाते हैं। बिल्कुल सही सर। अगर तो तहफ़्फ़ुज़ात को या इश्यूज़ को देखा जाए, वालिदैन के बुनियादी तौर पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात में से एक बड़ा एतराज़ ये भी होता है कि सर आज के दौर में जब बच्चों की तालीम मुश्किल कामों में से एक काम लगता है कि बच्चे के ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है, उसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, जबकि एक आम आदमी है, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बहुत ज़्यादा वसाइल भी नहीं हैं। तो ऐसे में कितना इजी हो सकता है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात को भी कंसिडर किया जाए? हाँ, वो पब्लिक सेक्टर पे तो वैसे ही फीसेस बहुत कम होती हैं, प्राइवेट सेक्टर किस हद तक रोल प्ले कर सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। आजकल महंगाई का दौर है और पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना ये मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप
पूरी दुनिया में से किसी एक मुल्क को उठा कर देख लें तो जितनी एजुकेशन वहाँ पे महंगी है उसका कंपैरिजन अगर आप पाकिस्तान के साथ करते हैं और पाकिस्तान के प्राइवेट तलीमी इदारों के साथ करते हैं तो पाकिस्तान के प्राइवेट तलीमी इदारे दीगर ममालिक की निस्बत बहुत कम फीस पे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के पहले पोर्शन में हमारे जो डिवीज़न के हेड थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वो भी बैठे थे, उस वक्त भी मैंने ये कोशिश गुजार की कि प्राइवेट तलीमी इदारे इंतहाई मुनासिब फ़ीस में, अक्सरियत इदारे ऐसे हैं जो मुनासिब फ़ीस 3-4 हज़ार या 5,000 रुपये फ़ीस चार्ज करते हैं और इतनी फ़ीस में वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, अपने बच्चों को रट्टा सिस्टम से बाहर निकाल कर उनको क्रिटिकल थिंकर बना रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग बेस एजुकेशन दे रहे हैं। प्राइवेट तलीमी इदारे ऐसे इदारे हैं जो अपने बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा कर रहे हैं। प्राइवेट तलीमी इदारे ऐसे इदारे हैं जो अपने बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट अप कर रहे हैं। प्राइवेट तलीमी इदारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जो अपने बच्चों को कंसेप्चुअल एजुकेशन दे रहे हैं, जब और फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कूलिंग और ख़ास तौर पे सर्दियों में उनके रूम्स का और उनके क्लासरूम्स का जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक रखा जाता है। तो इतनी फैसिलिटीज़ देने के बाद अगर कोई इदारा या 3,000 या 4,000 रुपये फीस चार्ज करता है तो आप इसकी ज़रा कैलकुलेशन करें कि एक महीने का अगर 30 दिन है तो पर डे तो कितना बनता है जो चार्जेस एक प्राइवेट तलीमी इदारा वसूल कर रहा है, जिसमें वो क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहा है, बच्चे की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी कर रहा है, उसके लिए बेहतरीन फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए कूलिंग या हीटिंग सिस्टम का भी एक मुनासिब एहतमाम उसने किया है, उसके लिए स्वीपर का अरेंजमेंट भी उसने किया है, उसने उसके लिए गेट कीपर का अरेंजमेंट भी किया है। तो बहुत सारी सहूलियात देने के बावजूद और बहुत सारे कमर्शियल बुनियादों पर टैक्सेस अदा करने के बावजूद अगर कोई 4 या 5,000 रुपये इदारा फीस चार्ज कर रहा है तो पेरेंट्स को उनके साथ तावन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और एक मैं कन्फ्यूजन और दूर करना चाहता हूँ आपके सवाल को थोड़ा सा और बताता हूँ। मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं आजकल, चूंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, बहुत सारी फेक न्यूज़ और बहुत सारे फेक नोटिफिकेशन जो है वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो है वो अपलोड कर दिए जाते हैं। बहुत सारी मुझे कॉल्स आती हैं कि हुकूमत पंजाब ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया है या मिनिस्टर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है कि आप समर वेकेशंस की, गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते। तो मैं पेरेंट्स को ये वाजे करना चाहता हूँ, जो मिनिस्टर का बयान था राना सिकंदर अय्याद का, उसने कहा कि वो एक्स्ट्रा समर कैंप की फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो उनकी एक्चुअल फ़ीस मंथली फ़ीस है वो चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट तलीमी इदारे उनका जो फ़ी पैकेज होता है वो एक सेशन के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है, वो 12 माह की फ़ीस होती है। अब प्राइवेट तलीमी इदारे पेरेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जो है एनुअल फ़ीस चार्ज करते हैं, कुछ सेमेस्टर सिस्टम की बुनियादों पे चार्ज करते हैं, कुछ सेमाई फ़ीस चार्ज करते हैं। तो प्राइवेट तलीमी इदारे पेरेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं कि पेरेंट्स वो 1 साल की फ़ीस, 1 सेशन की फ़ीस कैसे अदा कर सकते हैं, वो हमें एनुअल पे कर सकते हैं तो एनुअल वसूल कर लेते हैं। अगर वो सेमेस्टर 6 माह के अदा करना चाहते हैं, 3 माह के अदा करना चाहते हैं, और उन इदारों को, वो इदारे जो है पेरेंट्स को मज़ीद फैसिलिटेट करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी ये हैं कि आप पेरेंट्स की सहूलत की खातिर आप मंथ वाइज फीस चार्ज करें, माहाना बुनियादों पे चार्ज करें, आप इकट्ठी फीस चार्ज ना करें। लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आप गर्मियों की छुट्टियों की फीस वसूल नहीं कर सकते। ये अमूमन हर साल सवाल सुनने को मिलता है वालिदैन की तरफ से कि जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो इस दफ़ा गवर्नमेंट मना कर रही है, फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। लास्ट ईयर ये भी था कि स्कूल जो है वो 50% जो है वो स्कूल फीस लेंगे पर मंथ। ये सारे फेक नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। गवर्नमेंट के अपने जितने स्कूल्स, कॉलेजेस सरकारी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 1 सेशन की फीस चार्ज करते हैं। सही है, बिल्कुल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं। सर, एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन बड़ा एक की पॉइंट है जिसको कंसिडर करना भी चाहिए हमें। और अगर इम्तिहानी निज़ाम को हम देखते हैं हमारे, उसमें मौजूद खामियां बहुत सारी होंगी। सो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, क्या समझते हैं कि इम्तिहानी निज़ाम में क्या क्या ऐसी खामियां हैं, कुछ लूप होल्स जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, फोकस नहीं कर पाते? इस दफ़ा भी बहुत सारी खामी है। देखिए, इस वक्त हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान तो ये चाहती है
हमारा जो निज़ाम तालीम है उसको हम इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हम इसको डिज़ाइन करें और सोलो टैक्सोनॉमी के मुताबिक करें। रट्टा सिस्टम से निकल कर हम अपने बच्चों को कंसेप्चुअल एजुकेशन दें। हुकूमत इस साइड पे लेकर जाना चाहती है, लेकिन एजुकेशन बोर्ड के पास ऐसा अमला नहीं है जो इस तरीके से और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है इम्तिहान कंडक्ट कर सके। इनके पास वो पुराने लोग हैं, अनट्रेंड लोग हैं। अगर वो पेपर सेट करते हैं, जो पेपर सेटर हैं वो पुराने स्टाइल के मुताबिक कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से हदायत ये थी पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी कि 20% क्वेश्चन ऐसे शामिल किए जाएं जो आउट ऑफ कोर्स हों, सही, ताकि हमें पता चले कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इदारे डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इनके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। लेकिन वो पुराने पैटर्न पे कर दिया गया। अब पुराना पैटर्न क्या है, जो एजुकेशन बोर्ड है वो सिर्फ किसी भी बच्चे की जहानत को चेक करते हैं। अब जो रट्टा सिस्टम है इससे बच्चे की जो इंटेलिजेंस लेवल है उसका तो अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी एक बच्चे ने 5-10 मिनट या आधा घंटा लगाया, उसने एक सवाल याद कर लिया, इससे उसकी जहानत या बल्कि दूसरे लफ्ज़ में कहें कि याददाश्त, आप उसकी याददाश्त का इम्तिहान ले उसका इम्तिहान आप ले रहे हो, उसको आप चेक कर लेते, लेकिन आप उससे ये अख्ज़ नहीं कर सकते कि इस सवाल से रिलेटेड इस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, इसने इसको अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, ये कतन नहीं है। अब हुकूमत जब उस साइड पे जाना चाहती है, चूंकि निज़ाम पुराना है, उसी हिसाब से वो पेपर सेट कर रहे हैं, पुराने पैटर्न के मुताबिक वो इम्तिहान ले रहे हैं। और फिर मैं ये गोश गुजार कर चुका हूँ कि फिर प्राइवेट तलीमी इदारों के साथ तासुब भी रवा रखा जाता है। इम्तिहानी सेंटर बनाए जाते हैं पब्लिक स्कूल्स, इम्तिहान लेने वाले सरकारी टीचर्स, आगे एजुकेशन बोर्ड में जाते हैं टोटल सरकारी अमला, फिर उसके बाद चेक करने के लिए पेपर जहाँ पे भेजे जाते हैं वहाँ पे सरकारी टीचर्स होते हैं, वहाँ पे भी सरकारी टीचर्स होते हैं। सही। तो प्राइवेट तलीमी इदारों के टीचर्स को, प्राइवेट तलीमी इदारों को इस तमाम प्रोसेस से जो है वो दूर रखा जाता है। सही है। और फिर उसके बाद जैसे इस दफ़ा भी हुआ कि पेपर लीक आउट हो रहे हैं, इससे पहले भी तकरीबन हर साल इस तरह के इशू आते हैं। सही है सर। आज के दौर में चूँकि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर के तकाज़ों में एजुकेशन सिस्टम में या वो कोई भी सेक्टर है, वो पब्लिक है, प्राइवेट है, स्कूल एजुकेशन की हम बात करें, उसमें आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कितना मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं? अभी तो हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अभी भी शायद टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। फ़र्क भी आपका ज़बरदस्त सवाल है, जिसको हम कहते हैं ना क्वालिटी एजुकेशन। वो आज के मसलन आज अगर हम बच्चे को प्ले ग्रुप में किसी का एडमिशन करते हैं या केजी में हम किसी का बच्चे का एडमिशन करते हैं, तो हमने उसको मौजूदा दौर के मुताबिक, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने उसको एजुकेशन नहीं देनी। हमने उसको एजुकेशन देनी है आने वाले 25 सालों को मद्देनजर रखकर। यानी जब वो बच्चा एजुकेशन से फारिग हो तो उस वक्त जो है वो क्या ज़रूरत होगी, क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो मुख्तलिफ मुल्कों से बच्चे मुख्तलिफ इदारों से तालीम हासिल कर चुके होंगे, हमारा बच्चा उनको कम्पीट करेगा या इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम अपनी मिसाल लेते हैं, जब हम पढ़े प्राइमरी स्कूलों में उस वक्त हम सोच सकते थे कि लैपटॉप का तस्वर हम कर सकते थे, चैट जीपीटी का कर सकते थे, गूगल का कर सकते थे, डिजिटल मीडिया का कर सकते थे। यकीनन ये तमाम फैसिलिटीज़ उस वक्त नहीं थी। और आज से 3-4 साल पहले जब ये सारी सहूलियात इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल हैं, तो ये एक इब्तदाई दौर है। अभी तो हम इस लिहाज से बहुत पीछे हैं ना, हमें फौरी तौर पे अपने स्टूडेंट्स को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उससे मुज़य्यन करना चाहिए। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ख़ास तौर पे जो पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो ज़रा पीछे रह जाते हैं और हुकूमत भी उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, मैं सीएम पंजाब को एक बड़ी अच्छी तजवीज़ देना चाहता हूँ कि अगर वो डिजिटल लर्निंग सेंटर बनाए और वो सेंटर्स बनाए मसाजिद को, ठीक, उसमें कम से कम 20 लैपटॉप हों और जो उनका ट्रेंड 2 या 4 स्टाफ मेंबर वहाँ पे हो। वो लोग, वो बच्चे जो मिडिल क्लास से जिनके पेरेंट्स का ताल्लुक है वो अकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अच्छे और महंगे स्कूलों में और अच्छे तालीमी इदारों में तालीम नहीं दिलवा सकते,
हर मोहल्ले के और हर गांव के बच्चे वो सेकंड टाइम मस्जिद में जाएं और वहाँ पे जो डिजिटल लर्निंग सेंटर हो वहाँ पे जदीद तरीक़ों के मुताबिक उन बच्चों को तरबियत दी जाए। चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करनी है, नई टेक्नोलॉजी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, आईटी को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, डेटा साइंसेस के किस तरह, कंप्यूटर साइंसेस के नॉलेज उनको दिए जाएं, फ्रीलांसिंग सिखाई जाए, उनको वेब डिज़ाइनिंग का बताया जाए और उनको इस काबिल किया जाए कि लर्न एंड अर्न, यानी वो कुछ ना कुछ पढ़ें भी और कुछ ना कुछ सीखें भी। इसके दो फायदे होंगे। एक तो हमारे बच्चे जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी पे उनको दस्तरस हासिल हो जाएगी, और दूसरा फायदा जो मस्जिद में मैं कह रहा हूँ उसका मकसद ये होगा कि बच्चे हमारे नमाज के आदी बन जाएंगे, उनकी करैक्टर बिल्डिंग भी होगी। और तीसरा फायदा उसका ये होगा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जो इमाम मस्जिद की सरबराही में हो, कि वहाँ पे जो पैसा लगेगा वो दयानतदारी के साथ लगेगा, और हुकूमत पाकिस्तान का या हुकूमत पंजाब का जो वो एसेट होगा वो उसकी बेहतरीन तरीके से हिफाजत कर सकेंगे। बिल्कुल तो अगर हुकूमत पंजाब को इस तरह के डिजिटल लर्निंग सेंटर बना देती है तो हम अपने बच्चों को मैक्सिमम, जैसे आईटी टावर इंडिया में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमत भी सोच रही है कि इस तरह के कोई आईटी टावर बनाए जाएं, लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि अगर आप इसको देहात लेवल पे, गांव लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे, कॉलोनी लेवल पे जो मरकजी मसाजिद हैं उसका एक कॉर्नर जो है आप उसको डिजिटल लर्निंग सेंटर बनाएं और दूसरे कॉर्नर में आप प्ले लैंड बना दें, ताकि हम अपने बच्चों को मैक्सिमम मस्जिद की तरफ आगे भी करें और हमारी मसाजिद से जो जदीद तरीन इल्म है वो भी हमारे बच्चों को। बिल्कुल सही, बहुत खूब। सर, एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, क्या रिकमेंड करते हैं बुनियादी तौर पर? कोई एक ऐसी सजेशन जो आपको लगता है कि ये बड़ी एक बेहतरीन किस्म की सजेशन हो सकती है, क्योंकि हम रिफॉर्म्स के ऊपर बिलीव करते हैं? हाँ, इस वक्त हुकूमत ये सोच रही है रिफॉर्म्स के हवाले से। तो रिफॉर्म्स जो मेजर उसमें जो की जा सकती हैं, एक तो ये है कि सबसे पहले अपने टीचर्स को इज्जत देना होगी। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को अपना स्टेक होल्डर जो है वो तस्वर करना होगा। और उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब का जो काम करने वाला वो ये है कि जो इस वक्त 21st सेंचुरी की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, अपने करिकुलम को उसके मुताबिक डिज़ाइन करें, ये रिफॉर्म्स लेकर आएँ। अभी हमारे बच्चों का जो तालीम से और पेरेंट्स का जो तालीम से एतमाद उठ रहा है, बच्चे और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद या मास्टर करने के बाद डिग्री का एक टुकड़ा और पुर्जा वसूल करने के बाद जब हमने बेरोजगार ही रहना है, हमें किसी जगह पे जॉब नहीं मिलनी, हुकूमती सरपरस्ती में हमें अपना बिजनेस करने के लिए कुछ सरमाया नहीं मिलना, तो फिर इस डिग्री का क्या फ़ायदा? अगर उस वक्त भी हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और किसी जगह पे हमने जाके मेहनत मजदूरी करनी है, तो हम मैट्रिक करने के बाद अपने पेरेंट्स का हाथ बटाएं या कुछ छोटा मोटा ऐसा काम कर लें या बिजनेस कर लें जिससे कम से कम हमें कुछ ना कुछ आना तो शुरू हो जाए, जिससे घर के जो एक्सपेंस है उनको बर्दाश्त करना ज़रा आसान हो जाए। बिल्कुल तो ये हुकूमत का फ़र्ज है कि लेटेस्ट दौर के मुताबिक बच्चों को मैक्सिमम आईटी की दुनिया में लेकर आए। सही। अगर पाकिस्तान तेजी से तरक्की करना चाहता है और तेजी के साथ डॉलर्स हासिल करना चाहता है और अपने बच्चों को बाख्तियार बनाना चाहता है, और अगर अपने बच्चों को चाहता है कि इनके पास मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं उनके साथ वो काम करना चाहता है, तो फिर आईटी सेक्टर में अपने बच्चों को मैक्सिमम ट्रेनिंग दी जाए और उस सूरत में पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। बिल्कुल सर, एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल आपके लिए कि अगर थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि जी खालिद हयात कमोका साहब को हम कुछ इख्तियारात मिल जाते हैं उन्हें कि सर एजुकेशन सिस्टम में कोई एक बड़ी तब्दीली आपने फ़ौरन लेकर आनी है, वो क्या होगी? देखिए, उसमें दो तीन चीज़ों पे जो ज़्यादा काम करना होगा। हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड्स पे फोकस करना होगा। एजुकेशन से ज़्यादा आपकी जिस्मानी फिटनेस ज़रूरी है। अगर आपके पास डिग्री अच्छी है, आपके पास कोई डिप्लोमा अच्छा है, आपके पास स्किल है, लेकिन आपकी जो हेल्थ है वो आपका साथ नहीं दे रही, तो आपकी डिग्री किसी काम के नहीं। ठीक है। दूसरे नंबर पे ऐसे जो कोर्सेज मुतारिफ करवाए जाएंगे, ऐसी डिग्रीज मुतारिफ करवाई जाएंगी जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। ठीक है। पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हमने एक प्रोग्राम करवाया। इंडस्ट्री
और एकेडेमिया लिंकेज, यानी इंडस्ट्री को डिमांड किस चीज़ की है, किन उसमें चेयरमैन HEC राना इकरार अहमद खान साहब को इनवाइट किया गया था, बिजनेस कम्युनिटी थी, तमाम शोबाजात के लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमें ये देखना होगा कि हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, हमने अपने कॉलेजेस में ऐसे कोर्सेज मुतारिफ करवाने हैं, ऐसी डिग्रीज मुतारिफ करवानी है कि हमारी इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है, हमारी ज़राअत को क्या ज़रूरत है, IT को आगे ले जाने के लिए हमें किस तरह के स्किल के बच्चे चाहिए। तो इस तरह की डिग्रीज जब तक हम मुतारिफ नहीं करवाएंगे उस वक्त तक हमारे बच्चों का, हमारे पेरेंट्स का एजुकेशन पे एतमाद नहीं आएगा, और यही वजह है कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, या वो बच्चा मैट्रिक के बाद काम पे लग रहा है, ड्रॉप आउट रेशो बढ़ रही है, या वही हमारा बच्चा जो है वो पाकिस्तान से बेजार होकर आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। बिल्कुल सही है सर। पाकिस्तान के तालीमी मुस्तकबिल को देखते हुए क्या उम्मीदें मुबस्ता है? मैं कभी मायूस नहीं हुआ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने तमाम सोर्सेज दिए हैं। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे हुक्मरान जो तालीम को तरजीह नहीं देते, अगर तालीम को तरजीह दें, तालीम पे एक मुनासिब बजट खर्च करें, तो मैं ये पहले कह चुका हूँ कि जो हमारे पास सरमाया है ना, ये 60 से 65% नौजवानों का सरमाया, जिनकी उम्र 30 साल से नीचे है, ये पाकिस्तान को जल्दी से उठा सकती है। इनके पास बहुत ज़्यादा सलाहियतें, हमने ये ब्रेन जो है वो ड्रेन नहीं होने देना, हमने बच्चों को रोकना है, उनका जो एतमाद है उसको बहाल करना है, उन बच्चों की जो नीड्स हैं उनको पूरा करना है, उनको छोटे छोटे लोन्स देने चाहिए, और वो बच्चे, वो फैमिली जो अपने बच्चों का पढ़ाई का खर्चात बर्दाश्त नहीं कर सकती, हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए और उन बच्चों को स्कॉलरशिप से नवाजना चाहिए। बिल्कुल सही सर। एजुकेशन सिस्टम को हम सभी लोग बेहतर करना चाहते हैं, बीइंग द स्टूडेंट, बीइंग द टीचर, बीइंग द पेरेंट्स, जिस जगह पे हमारा जो रोल है हम चाहते हैं कि ये चीज़ बेहतर हो। एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, इसका मतलब ये कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो संवर जाएंगी। सो उसके लिए क्या मैसेज होगा? जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो प्राइवेट सेक्टर इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन हर जगह पे कामयाब हैं। बाहर भी जिनको जॉब्स मिल रही हैं, आप देखेंगे कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान में जो बच्चे लीड कर रहे हैं इस वक्त, आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, किसी बिजनेस को देख लें, इंडस्ट्री को देख लें, अभी ज़राअत में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आ रही हैं, उस सेक्टर को आप देख लें। तो यानी प्राइवेट सेक्टर ने अपने बच्चों को वेल ट्रेंड किया, उनको वो नॉलेज दी है, उनको वो अंडरस्टैंडिंग दी है, जिसकी वजह से ये बच्चे लीड कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर ज़रा पीछे है, हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर वो इदारे जो कम फीस चार्ज करते हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब इनकी ज़रा सरपरस्ती करे तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल, वाटर रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। जी बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम रहा, और इंशाअल्लाह ताला जी आपके इस तरह के प्रोग्राम्स को मज़ीद जान। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सो जनाब, ये था आज का करंट अफेयर्स, और जाने से पहले अगर आज की डिस्कशन को देखूं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट किया है कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। उसमें चंद एक बातें तो खालिद साहब की हैं जिनको मैं लाजमी सेकंड करूंगा, जिसमें पहली बात इन्होंने ये कही कि प्ले ग्राउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अहम हैं। बच्चों की रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का पोर्शन मानी रखता है, स्कूल्स में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। सेकेंडली, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज के ऊपर बात की है, और ये शोबा जो है इंतहाई अहम है, क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पास आउट होने के करीब होते हैं, तो उनकी फ़िक्र शुरू हो जाती है कि अब फ्यूचर क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल में कौन कौन सी जॉब प्लेसमेंट हमारे लिए होगी, हम करियर को किस रुख में लेकर चलेंगे। तो इसलिए इंडस्ट्री एकेडेमिया का ताल्लुक जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा रिज़ल्ट भी बेहतर होगा, और रेलिवेंट डिग्रीज़ मानी रखती हैं कि आप फील्ड से मुतालिका जो डिग्रीज़ हैं उनको मुतारफ़ करवाया जाए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में, और जो सबसे बड़ा एक गैप महसूस होता है कि हमारी किताबों में, निसाब में और प्रैक्टिकल में जो एक बड़ा गैप है उसको फिल करना है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, चूँकि फर्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ अली अहमद सियान साहब मौजूद थे, और तब भी ये बात हो रही थी कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जो आपस में कोलैबोरेशन है, ये पार्टनरशिप है,
उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो पार्टनरशिप ज़रूरी नहीं है कि इदारों में की जाए, वो पार्टनरशिप मैसेजेस के थ्रू भी हो सकती है, रिफॉर्म्स के थ्रू भी हो सकती है, चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए सजेशंस के थ्रू भी हो सकती है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, पब्लिक सेक्टर को भी सजेशंस के तौर पे बताया जा सकता है कि इसको इम्प्रूव किया जाए। वो तमाम चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट अप्लाई करती है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी उनमें शामिल करने में कोई मुज़ायका नहीं है। और बड़ी ही खूबसूरत बात है कि स्टूडेंट वो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट, आपका अपना स्टूडेंट, आपकी रियासत का, आपके वफाक का, पाकिस्तान का स्टूडेंट है, तो उसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो लोग जहाँ पर जिस तरीके से सर्व कर रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, मैं असातिज़ा का जिक्र कर रहा हूँ, उनको बाकायदा तौर पर खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो बड़ी एफ़र्ट करते हैं, लेकिन आज के दौर के मुताबिक अपने आप को अपडेट करते रहें, अपनी फैसिलिटेशन को इम्प्रूव करें, रिक्वायरमेंट्स को बेहतर करें ताकि अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चों को डिलीवर किया जा सके। सो जनाब, इसी बात के साथ आज के करंट अफेयर से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते दोपहर 2 बजे इंशाल्लाह, नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले हम मिलेंगे सोमवार को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में 1 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।